नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद दिनेश सर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक या महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संविधान की विशेषताएं। पेपर के लिहाज से देखें चाहे अपनी नॉलेज के हिसाब से देखें, इस टॉपिक का एक अपना ही बहुत महत्व है। आपकी जितनी भी आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें ये आपको बहुत सहायता करेगा। दूसरा, आगे हमें जितने भी टॉपिक पढ़ने हैं उन सभी को पढ़ने के जानने के लिए इस तरह से एक पूरा निचोड़ है जो अगर हम जान लेंगे तो आने वाले जितने टॉपिक हैं उन सभी को हमें सीखने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक का नाम है संविधान की विशेषताएं। मैंने एक एक करके 10 विशेषताएं आपके सामने लिखी हैं और एक एक कर इन सभी पर मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, पहली विशेषता है विशाल एवं विस्तृत संविधान। अगर दोस्तों हम भारतीय संविधान की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अगर आपसे प्रश्न बनता है विश्व का सबसे बड़ा संविधान तो आप बताएंगे भारत का, और ये इसकी एक विशेषता है। दूसरी चीज है दोस्तों, क्यों कहा गया है इसे सबसे बड़ा। अगर मैं बात करूं तो भारत के संविधान में हम दो तरीके से चीजें देख सकते हैं। एक मूल रूप से, आपसे जो प्रश्न पूछेगा वो दो रूप से पूछ सकता है, और एक वर्तमान से। मूल रूप की जब भी हम बात करें तो आप समझ जाइएगा, मूल रूप का मतलब है 26 जनवरी 1950। यानी जब वो प्रश्न करेगा कि मूल रूप से क्या था, मूल रूप से आप कहीं पर भी शब्द का प्रयोग होगा मूल रूप, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि जब संविधान शुरू जब हुआ था या पूर्ण रूप से लागू हुआ था वो तब की बात कर रहा हूं। हमने कहा कि ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो कैसे है, अगर मैं यहाँ पर भाग की बात करूं तो मूल रूप से इस भागों की संख्या थी 22। अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो मूल रूप से इन अनुच्छेदों की संख्या थी 395। अगर मैं दोस्तों अनुसूचियों की बात करूं तो मूल रूप से जो अनुसूचियां थी इनकी संख्या थी 8। और अगर मैं भाषा की बात करूं तो मूल रूप से जो भाषाएं थी वो कितनी थी, 14। लेकिन अब प्रश्न बने कि वर्तमान में क्या क्या है, तो वर्तमान में भागों की संख्या हो गई है 25। अनुच्छेद की बात करूं तो ये हो गए हैं लगभग 475 प्लस, क्योंकि संख्या इनकी दोस्तों बदलती रहती है तो आप ध्यान रखिएगा 475 प्लस। अनुसूचियों की बात करूं तो हो गई है 12, और भाषाओं की बात करूं तो हो गई है 22। अनुसूचियों का हम लास्ट क्लास ले चुके हैं जिसमें हमने बताया था कब कब कैसे कैसे ये सारी अनुसूचियां जुड़ी और इनमें किन किन चीजों का वर्णन है। तो दोस्तों, वर्तमान में इतना सब कुछ है भारतीय संविधान में, और ये दिखाता है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान और विस्तृत संविधान। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है तो आप ध्यान रखिएगा अमेरिका। अमेरिका के संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है। मात्र 7 अनुच्छेद में पूरा संविधान कंप्लीट कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये पहली विशेषता थी भारतीय संविधान। दूसरी विशेषता पे आते हैं हम। दूसरी विशेषता है देखिए लिखित संविधान। हमने जब स्टार्ट के क्लास लिए थे या शुरू का क्लास लिया था तब आपको बताया था, अगर मैं बात करूं संविधान की तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो संविधान होता है ये दो तरीके का होता है लिखित आधार पर। एक लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। लिखित संविधान उसे कहा जाता है जो लिखा हुआ है और एक निश्चित समय में किसी संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। तो भारत का संविधान कैबिनेट मिशन योजना, मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं, कैबिनेट मिशन योजना के तहत बना था। 24 मार्च को वो भारत आई थी कैबिनेट मिशन। जुलाई 1946 में जिसका गठन हुआ था, 3 सदस्य थे। ये सारी चर्चा मैं कर चुका हूं। तो भारत का लिखित संविधान है, तो लिखित संविधान के उदाहरण आपको भारत और यूएसए। वहीं अलिखित संविधान की बात करूं तो ब्रिटेन, ऐसे देश का संविधान जो परंपराओं पर, रीति रिवाजों पर आधारित हो, उसी को हम बोलते हैं अलिखित संविधान। यहीं से दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि संविधान का पिता कैसे कहा जाता है, तो संविधान का पिता कहा जाता है दोस्तों BR अम्बेडकर को। ये हम भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है तो BR अम्बेडकर। यहां से जो कंफ्यूजन होता है, अगर पूछे कि भारतीय संविधान किसने लिखा,
उत्तर प्रदेश पुलिस की 2019 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान किसने लिखा, और 90% बच्चों ने गलत करके आंसर दिया बी आर अम्बेडकर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पिता तो बी आर अम्बेडकर को कहा गया, लेकिन लिखने वाले व्यक्ति थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से हस्तलिखित है, जिसे लिखने में 6 महीने का समय लगाया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जबकि पिता हम किसे कहते हैं, बी आर अम्बेडकर को। अगली क्लास में जब भी हम बात करेंगे समितियों की संविधान की, तब हम बताएंगे कि इन्हें पिता क्यों कहा गया। तो ये थी दोस्तों दूसरी विशेषता कि भारत का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है। आगे दोस्तों बात करते हैं तीसरी विशेषता की। अगर हम बात करें तो तीसरी विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का मीन्स क्या होता है? संसदीय शासन प्रणाली कि भारत में आपको ध्यान होगा एक संसद होगी जो कि हमने ब्रिटेन से लिया है, और ये संसद कार्य करेगी। अगर हम भारत की कार्यपालिका की बात करें तो भारत की कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका और दूसरी नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका हमारे यहाँ कहा जाता है किसे, राष्ट्रपति को। वहीं वास्तविक कार्यपालिका का दर्जा दिया जाता है हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को। भारत में संसदीय प्रणाली है, एक होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, एक होती है संसदीय प्रणाली, जहां मूल रूप से सारे काम संसद के अंदर हो, चाहे वो कानून निर्माण प्रक्रिया हो या पार्टियों का हो या बहुमत प्राप्त की बात हो। तो ये सारी चीजें हमारी संसद से तय होती है, जहां कार्यपालिका 2 है, एक वास्तविक और एक नाम मात्र की। जैसे कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बहुमत लेके पहुंची है संसद में। तो ये व्यवस्था कि संसद से ही पूरे देश को कैसे चलाया जाएगा, जैसे हम पढ़ी थी अनुसूचियां 7 जिसमें शक्तियों का बंटवारा हुआ था। तो इन शक्तियों का बंटवारा कौन से विषय राज्य को दिए जाएंगे, कौन से केंद्र को दिए जाएंगे, ये सारी व्यवस्था हमारी क्या कहलाती है, संसदीय व्यवस्था। तो भारत ने अपनाया है संसदीय व्यवस्था को, इसीलिए हम इसे बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली। अगली विशेषता की बात करते हैं दोस्तों, लचीला एवं कठोर संविधान। भारत का जो संविधान है वो ना तो अत्यंत कठोर है, ना बहुत ज्यादा लचीला। जैसे दोस्तों मैंने पिछली क्लास में समझाया था, एक बार फिर बता देता हूं। अगर हम संविधान की कठोरता की बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया तय करती है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया तय करती है कि किस देश का संविधान कठोर है और किस देश का संविधान लचीला। मैंने बताया था जहां संशोधन जटिलता से हो बहुत ज्यादा, उस देश का संविधान कैसा होगा, कठोर। जैसे कि एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा अमेरिका, और जिस देश के संविधान में संशोधन बहुत सरलता से हो उसे कहते हैं हम लचीला। जैसे कि एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा यूके यानी कि ब्रिटेन। अगर मैं दोस्तों भारत की बात करूं तो भारत इन दोनों के बीच में है, यानी जो भारत का संविधान है वो थोड़ा कठोर है और थोड़ा लचीला। क्यों है? जब दोस्तों हम आपको आगे पढ़ाएंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में, तब हम बताएंगे आपको जो भारत में संविधान है या संशोधन है वो 3 प्रकार से होते हैं। अगर हम संशोधन की बात करें, नंबर 1 सामान्य बहुमत, नंबर 2 विशेष बहुमत, और नंबर 3 अति विशेष बहुमत। मैंने इसे लिख अति विशेष दिया है, लेकिन इसे भी विशेष बहुमत बोला जाता है। बस थोड़ा सा फर्क है इसमें दोस्तों, बता देता हूं। सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत भी इसे कहा जाता है नॉर्मली साधारण बहुमत। साधारण बहुमत से मतलब है 50% प्लस 1, यानी कोई भी बिल संसद 50% यानी आधे से 1 वोट ज्यादा पे क्या कर दे, पास कर दे, तो उसे हम कहते हैं सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत। इसमें बहुत सारे ऐसे आते हैं, जैसे आप देखते होंगे किसी राज्य का निर्माण करना है, किसी राज्य का नाम बदलना है, उसकी सीमा बदलनी है, तो ये सारे संशोधन आते हैं साधारण बहुमत से, जो कि आसानी से हो सकता है।
इसके बाद है विशेष बहुमत। अगर हम संसद की बात करें तो संसद के दोनों सदन जब किसी बहुमत को 2/3 संख्या से पास करें तो इसे कहा जाता है विशेष बहुमत। वही तीसरा जो अति विशेष है, इसमें ये विशेष वाला तो ऐड है ही है, इसके साथ आधे राज्य से भी स्वीकृति लेनी पड़ती है। आधे राज्य स्वीकृति देंगे और स्वीकृति देंगे कैसे? सामान्य बहुमत से। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कुछ किताबें आपको लिख देगी कि आधे से अधिक राज्य, लेकिन ये गलत है। प्रावधान है आधे राज्य पास करें। जैसे कि बहुत सारी है, अगर मैं बात करूं न्यायपालिका की शक्तियों में बदलाव करना है, या उनकी किसी भी वेतन में चेंज करना है, या उनके दायरे को हाई कोर्ट के कम या ज्यादा करना है, तो ये सारे बहुमत होंगे अति विशेष बहुमत से। तो हमने देखा कि संविधान में संशोधन बड़ी आसानी से भी हुआ और बड़ी मुश्किल से भी। तो इन्हीं को हम इसीलिए कहते हैं कि भारतीय संविधान लचीला एवं कठोर संविधान है, यानी दोनों का क्या है? मिश्रण है। तो ये थे हमारी भारतीय संविधान की चौथी विशेषता। आगे देखते हैं दोस्तों, अगली विशेषता है संघात्मक के साथ एकात्मक। संघात्मक के साथ एकात्मक। देखिए दोस्तों, संघात्मक व्यवस्था की बात करें, जब हम बात करें, हमने बताया था भारत में द्वैध शासन है कि शक्तियां दो लोगों के बीच में बटी हुई हैं। अनुसूची 7 में बताया है केंद्र और राज्य के बीच। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जो भारत के व्यक्ति हैं इन पर दो लोग शासन करते हैं, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार, यानी कि दोनों का मिला जुला शासन ही कहलाता है संघात्मक। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी भी आती हैं कि जब केंद्र सरकार के पास शासन चला जाता है तो उसे हम कहते हैं एकात्मक। जैसे कि हम बात करेंगे आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन के समय जो सारी शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती हैं, तो उस समय जो हमारी संघात्मक व्यवस्था है वो बदल जाती है किसमें? एकात्मक में। यानी अभी शक्तियां सब में बटी हुई थी, लेकिन बाद में किसी एक में चली गई, तो उसी को हमने बोला संघात्मक के साथ एकात्मक व्यवस्था। यह भी हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल से आगे आने वाले लेक्चर में। तो दोस्तों, भारत में कैसी व्यवस्था आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप बता सकते हैं संघात्मक और एकात्मक दोनों व्यवस्थाएं हैं। अगली विशेषता दोस्तों बात करते हैं एकल नागरिकता। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। मैंने जब संविधान के स्रोत वाला क्लास आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया। वहां मैंने इसकी चर्चा भी की थी, ये किस किस तरह से है। एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप, कि हमारे देश के जो नागरिक हैं इनको केवल एक देश की नागरिकता लेनी है, और यही कारण है कि हमारे यहाँ भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। वैसे इस नागरिकता में बहुत सारे चेंजेस हो गए। अभी नागरिकता अधिनियम 2019 भी आया था। जब मैं आपको नागरिकता पढ़ाऊंगा भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक, तब मैं इन पे एक एक टॉपिक पे चर्चा करूंगा। अभी आप बस इतना मान के चलिए कि भारत की विशेषताओं में आपसे पूछेगा कि भारत में इनमें से कौन सी व्यवस्था है, तो आप बता सकते हो कि एकल नागरिकता। जैसे कि ये एकल नागरिकता है, कुछ देशों में दोहरी भी होती है जैसे अमेरिका, कुछ देशों में तिहरी भी होती है जैसे कि स्विट्जरलैंड। ये मैं अंतिम क्लास में इसकी चर्चा कर चुका हूँ। अगली व्यवस्था पे आते हैं, विशेषता पे मूल अधिकार। देखिए दोस्तों, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करूं तो मौलिक अधिकार है क्या? अगर आपसे कोई इसकी डेफिनेशन पूछ ले या परिभाषा पूछे, तो किसी भी देश के नागरिकों को वहां की सरकार के विरुद्ध मिलने वाले अधिकारों को ही हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी हमें और आपको कुछ सरकार ने अधिकार प्रदान किए हैं, इन सभी को हम पढ़ेंगे भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मूल रूप से इनकी संख्या 7 थी, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी रह गई है? 6। तो एक एक करके अगर मैं चाहूं तो आपको एक एक करके मैं बता भी सकता हूं। मौलिक अधिकार वर्तमान में जो 6 हैं वो कौन कौन से हैं, जिनकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो 6 मौलिक अधिकार है। नंबर 1 है समानता का अधिकार। हम आपको पढ़ाएंगे अनुच्छेद 14 से 18 तक, यानी सभी व्यक्ति की समानता के बारे में बात करी है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हम लोगों को क्या क्या स्वतंत्रताएं दी है हमारे देश ने, उन सभी की बात है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार।
यानी हमारा अगर शोषण होता है तो सरकार ने हमें क्या क्या अथॉरिटी दी है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी भारत में आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज दोस्तों, एक शब्द आएगा जब मैं प्रस्तावना पढ़ाऊंगा, पंथ निरपेक्ष, जिसे हम धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं। ये मूल रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, लेकिन 42वें संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए। उन 3 शब्दों में था पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब क्या होता है कि भारत देश का कोई भी भारत देश का कोई भी धर्म नहीं है, यानी भारत धर्म के मामले में किसी भी को भी उच्च स्थान या निम्न स्थान नहीं देता, यानी उसके लिए सभी धर्म समान है। इसी को बोलते हैं हम पंथ निरपेक्षता। वो हम आपको मौलिक अधिकारों में भी देखने को मिलेंगे। 5वां मौलिक अधिकार आप पढ़ेंगे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। 6ठा अधिकार जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को क्यों दे रखा है? इसलिए दे रखा है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में ये मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते, लेकिन थोड़े समय के लिए निलंबित जरूर हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार कभी समाप्त नहीं हो सकते, थोड़े समय के लिए निलंबित हो सकते हैं। 7वां मौलिक अधिकार था, अब नहीं है, वर्तमान में ये नहीं लागू है, ये था संपत्ति का अधिकार। दोस्तों पहले हम लोगों को संपत्ति का अधिकार था, लेकिन ध्यान रखिएगा 44वें संशोधन 1978 में इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, एक एक करके हम इन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करूं तो इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। नॉर्मली संविधान की आत्मा आपसे पूछेगा तो हम आगे पढ़ाएंगे आपको प्रियम्बल या प्रस्तावना, लेकिन BR अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है तो आप बताएंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे चलते हैं दोस्तों, अगली बात करते हैं स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका, यानी कि जो भारत की न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होगी कार्यपालिका से और विधायिका से। तो दोस्तों इसके काम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी के साथ हम बात करें एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका की बात है कि भारत की जो न्यायपालिका है इस पर एकल अधिकार है। एकल अधिकार है, जैसे अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करता है तो आप बोलेंगे सेंट्रल या राष्ट्रपति। दूसरी बात करूंगा मैं कि हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति कौन करता है तो वो भी कौन करता है, राष्ट्रपति। यानी सारी व्यवस्थाएं एक ही व्यक्ति संभाल रहा है। अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दोस्तों कोई भी आपराधिक दृष्टि से केस होता है तो पहले जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर जाएगा हाई कोर्ट और फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं है कि सीधे कोई केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चला जाए। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, केवल आपराधिक केसों की बात कर रहा हूं। जो हमने अभी संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखा है, यहाँ कुछ ऐसी अथॉरिटियां भी हैं कि सीधे केस हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आपराधिक केस की, तो वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ केस हारने के बाद आप अपील करेंगे हाई कोर्ट और यहाँ केस हारने के बाद आप अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक व्यवस्था है, इसको भी हम कहते हैं एकीकृत न्याय व्यवस्था। तो दोस्तों ये थी हमारी 8वीं विशेषता। 9वीं विशेषता की बात करते हैं, संविधान की सर्वोच्चता। क्या है ये संविधान की सर्वोच्चता, देखते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि भारत में सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कौन है, तो मेरी समझ से आपके दिमाग में एक आएगा कि सबसे ऊपर भारत में कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे ऊपर है भारत की जनता। जो प्रस्तावना है उसमें पहला ही शब्द है हम भारत के लोग,
भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आगे मैं पढ़ाऊंगा जो इस बात को दर्शाता है कि भारत में सर्वोच्च कौन है? जनता। जनता के बाद कौन आता है? संविधान। संविधान से नीचे आती है संसद, और संसद के 3 अंग हैं, हम आपको बता भी चुके हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति कितने नीचे है। तो अगर जनता में ऑप्शन नहीं है तो भारत में कौन है? संविधान। यानी भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, ना कि संसद की। जबकि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां पर संसद की सर्वोच्चता है, लेकिन भारत में किसकी सर्वोच्चता है? संविधान। या दूसरी शब्दों में कह सकते हो सबसे ऊपर कौन है? संविधान। दोस्तों अब आप कहोगे संविधान क्या है? तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है, कानून है। तो ये कैसे रक्षा करेंगे? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस संविधान का रक्षक बनाया गया है तो एक सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट। तो सर्वोच्च हमारा संविधान है और संविधान के रक्षक हमारे कौन है? सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट। तो दोस्तों लास्ट विशेषता है पंथ निरपेक्षता। मैं पंथ निरपेक्षता पर अभी चर्चा कर चुका हूं कि भारत का कोई निजी धर्म नहीं है या भारत किसी धर्म को नहीं मानता। यही कारण है कि भारत देश के हमारे संविधान में 2 ही नाम है, एक इंडिया और दूसरा भारत। ये आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भारत के 2 नाम है, यानी भारत ना ही किसी धर्म को मानता है, ना ही किसी धर्म की अवहेलना करता है। यानी कि हम ना ही किसी धर्म को मानेंगे, ना ही अवहेलना। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जितनी भी धार्मिक संस्था है या जो धर्म है उनको भारत केंद्र सरकार सहायता नहीं करेगी। मैंने ये नहीं कहा, लेकिन ये कह रहा है कि भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों आपको विशेषताएं जो 10 है वो आसानी से समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आई हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।